मॉर्निंग। हिडन बेनिफिट चैनल के माध्यम से मैं अपना यह वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक कीजिए। आज हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। इसी नियम अनुसार मुग़ल साम्राज्य का उत्थान हुआ और पतन भी हो गया। मुग़ल साम्राज्य के उत्थान का सूर्य उस अकाल अकबर था तो शाम औरंगजेब बनकर आया और इसी के साथ मुग़ल साम्राज्य गुमनाम की ओर गुम हो गया। मुग़ल साम्राज्य के इमारत बाबर ने नींव डाली। अकबर ने इस नींव पर इमारत बनाया। शाहजहाँ ने इस इमारत की नक्काशी की और औरंगजेब ने इस इमारत को हिला दिया। किसी भी साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं और बाद में हमें ये दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक कारण। मुग़ल दरबार षड्यंत्र कुचक्र का अखाड़ा था। मुग़ल साम्राज्य केंद्रीकृत और स्वेच्छाचारी शासक होते थे और राज्य की सारी शक्ति का केंद्र बिंदु शासक थे। औरंगजेब के बाद सभी शासक ना तो योग्य रहे और ना ही प्रभावशाली थे। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता था। उत्तराधिकार का बाबर ने ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर हुमायूं को शासक बनाया, लेकिन इसके बाद सत्ता के लिए बहुत संघर्ष होता था और अंग्रेज के बेटे के समय में उत्तराधिकार का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। गद्दी के लिए भाई भाई पिता पुत्र एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए थे। उत्तराधिकार का फैसला तलवार के भर पर होने लगा था। एक दूसरे की हत्या कर शासक बनते थे। इसके कारण शासक के प्रति विश्वास खत्म हो गया था। ज्येष्ठता होना या योग्य होना कोई मायने नहीं रखता था। राष्ट्रवादी भावना का अभाव। भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी का भावना का अभाव पाया गया। शासन के सारे विभागों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। अमीर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिए थे। ये स्वतंत्र हो गए थे तथा षड्यंत्र करते थे, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते थे। प्रांत पति में राज्य भक्ति का अभाव आ गया था। वे वफादार नहीं होते थे। तुरानी और ईरानी दो दलों में बट गए थे। मुग़ल सम्राट अपने साम्राज्य का विस्तार में लगे हुए रहते थे। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार के कारण साम्राज्य को संगठित एवं एकत्रित करने में परेशानी हुई। औरंगजेब के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को एक संगठित और एकत्रित कर सके। एक सूत्र में इन्हें बांधे रखना असंभव हो गया था, जिसके कारण छोटे छोटे शक्ति उभर कर सामने आए और ये अपने अपने शक्ति को बढ़ाने लगे। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। औरंगजेब अपने अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए। बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिए, लेकिन वहीं इनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण नीति औरंगजेब का बिल्कुल असफल रही। इससे सैन्य शक्ति धन जन की काफ़ी बर्बादी हुई। यद्यपि उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया, लेकिन इस समय मराठे अपनी शक्ति वहां बढ़ा लिए थे। आर्थिक कारण। युद्ध के कारण राजकोष रिक्त हो चुका था। बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य पर बहुत खर्च किया गया, लेकिन प्रजा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। जो जनता दिन पर दिन गरीब होती गई। लगान 1/2 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। भूमि पर लगान बढ़ा दिया गया। उपज पैदावार लगातार कम हो रही थी। कृषि के प्रति किसान उदासीन होने लगे थे। दोषपूर्ण सैन्य संगठन। दोषपूर्ण सैन्य संगठन मुग़ल साम्राज्य के पतन को निश्चित कर दिया। किसी भी शासन में सैन्य शक्ति उस शासन का आधार स्तंभ होती है। धीरे धीरे सेना में अनुशासनहीनता आने लगी थी। अकबर बाबर के समय जो सेनाओं में राजभक्ति की भावना होती थी, उसका अभाव उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य में देखा गया। मनसबदारी प्रथा में दोष पाया गया। मुग़लों के पास बहुत बड़ी अपनी सेना नहीं होती थी। उन्हें मनसबदारी सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। मनसबदारी प्रथा के कारण सेना कभी कभी धोखा भी देते थे, क्योंकि सैनिकों और शासकों के बीच सीधा संबंध नहीं होता था। इन्हें शासन की तरफ से यूँ कहिए कि इन्हें राजकोष से सीधा वेतन नहीं मिलता था। मनसबदार इन्हें वेतन देते थे, इसलिए सेना की वफादारी मनसबदार के प्रति होती थी, शासक के या शासन के प्रति नहीं। राजपूत और अफगानों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दिया गया था। जल सेना का अभाव था। अंग्रेज़ों की सेना की अपेक्षा मुग़लों को समुद्री सेना जहाज़ का अभाव था। औरंगजेब की नीति। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की नीति का बहुत बड़ा योगदान है। पहला, हिंदू विरोधी नीति।
हिंदू विरोधी नीति के कारण हिंदुओं को अपना कट्टर विरोधी मानते थे औरंगजेब। हिंदुओं का मंदिर नष्ट कर दिया गया था। सोमनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर को तोड़ दिया गया था और नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब कट्टर मुसलमान थे और दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु थे। ये दूसरे धर्म का आदर नहीं करते थे। इससे हिंदू, सिख, जाट सभी संप्रदाय इनके विरोध में हो गए थे। इस प्रकार औरंगजेब का धर्म के प्रति असहिष्णु होना उनकी एक बहुत ही गलत नीति थी। हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए जजिया कर लगाया गया। जो जजिया कर नहीं दे पाते थे उन्हें मुसलमान बनने को बाध्य किया जाता था। राज दरबार में हिंदुओं को उच्च पद पर स्थान नहीं दिया जाता था। उनके दरबार में या प्रशासन में, सेना में सभी उच्च पद विदेशी, तुर्की और अरबों और पठानों को दिया जाता था। इसके कारण हिंदुओं में असंतोष की भावना थी और हिंदू मुगलों के कट्टर विरोधी हो गए थे। सामाजिक प्रतिबंध, हिंदुओं से तीर्थकर लिया जाता था। हिंदुओं से 5% की चुंगी वसूली होती थी। मुसलमानों को छूट दी गई थी। राजपूत को छोड़कर कोई भी हिंदू हाथी, घोड़ा, पालकी पर नहीं चढ़ सकता था। नौरोज, झरोखा दर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दक्षिण भारत में व्यस्त रहने के कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था की कायम हो गई थी। उत्तर भारत के सैनिकों को 3 साल तक वेतन नहीं मिला। औरंगजेब की असफल दक्षिण नीति ने सैन्य शक्ति, धन, जन की काफ़ी बर्बादी हुई। गोलकुंडा, विजयपुर पर तो वो अधिकार कर लिए, लेकिन उत्तर भारत पर ये ध्यान उस समय नहीं दे पाए। किसी भी साम्राज्य के लिए प्रजा का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रजा के लिए औरंगजेब किसी तरह का कोई कार्य नहीं किए। प्रजा के हित की उपेक्षा की गई। विदेशी कारण, विदेशियों का आक्रमण हुआ। दिल्ली को भयंकर रूप से लूटा गया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगलों की कमर तोड़ दी। मुगल शक्ति से कमज़ोर हो गई। सही प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई। अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किए, लूटपाट कर धन दौलत यहाँ से ले गए। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन उठाकर ले गया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करना शुरू किया। मुगलों के कमज़ोर होने के साथ ही अनेक जाति, शक्ति, समुदाय अपनी शक्ति बढ़ाने लग गए। यूरोपीय कंपनी का आगमन, औरंगजेब के शासनकाल में लगभग ब्रिटिश अपने भारत में अपना पैर जमाने में लग गए थे। शुरू में ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापार के नियत से भारत आए थे, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए अपने साम्राज्य विस्तार का मन बना लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। मुगलों का विदेशी होना, मुगलों को भारत की जनता विदेशी आक्रमणकारी समझते थे। अकबर को छोड़कर किसी शासक ने जनता के दिल में को जीतने की कोशिश नहीं की। इस कारण इन्हें विदेशी के रूप में देखा जाता था। नैतिक कारण, शासक में नैतिकता का अभाव था। ये विलासप्रिय और शासक होते गए। उत्तर मुगल साम्राज्य के शासक का चारित्रिक पतन हो गया था। ये रंगरलियाँ मनाने में व्यस्त रहते थे। सरदारों का भी चारित्रिक पतन हो गया था। इनके धर्म में अनेक स्त्रियां रहती थी। इस प्रकार 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह प्रथम शासक बने। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक कुल 13 शासक रहे। इन 13 शासक में कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ कर सके। काबुल से लेकर महाराष्ट्र तक प्रसारित मुगल साम्राज्य को कोई एकत्रित नहीं कर पाया और यह धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा। और 1858 के बाद बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक कीजिए। थैंक्स।